गुड इवनिंग साथियों, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में बात किया था। आज हम देखेंगे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है और कैसे हमारा वो हेरिडिटी मटेरियल के रूप में काम करता है, कैसे उसका हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे और हम शॉर्टली एंड ब्रीफली इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी बताएंगे और साथ ही साथ जो है इसका क्या कार्य है यह भी हम लोग देखेंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि शॉर्टली इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए देर न करते हुए सीधे लेक्चर की तरफ चलते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा हेरिडिटी मटेरियल कौन है। हमारा हेरिडिटी मटेरियल जो हमारा है वो है हमारा डीएनए, जिसे हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है और फिर हम लोग बात करेंगे इसका डीएनए का मॉडल हेलिकल स्ट्रक्चर किन साइंटिस्ट ने दिया है और इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या आरएनए होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये न्यूक्लिक एसिड जो है आफ्टर पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। यानी जो न्यूक्लियोटाइड है इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया कि किस तरह से बीएसपी का योगदान है। यानी उसमें बेस हमारा पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर हमारा होता है और बेस हमारा पिरिमिडीन या पायरिमिडीन्स होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। और हमारा एक फास्फोरिक एसिड या फास्फेट समूह जो होता है, ग्रुप होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो आज हम लोग सीधे देखेंगे कि हमारा डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। आइए इसको देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डबल हेलिक्स होता है। आइए देखते हैं। देखिए एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज कराता हूं। यहां देखिए हमारा ये है पेंटोज शुगर, ठीक है भाई, ये क्या है? पेंटोज शुगर है। चलिए इसको देखते हैं। और आप जानते हैं कि पेंटोज शुगर जो हमारा होता है ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 3 है। और हम बात कर रहे हैं आज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की। तो यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ H होता है दूसरे नंबर पे और OH होता है, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे एक हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, इसलिए आप जानते हैं कि एक ऑक्सीजन यहाँ से कम हो जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। और हम जानते हैं कि चौथा कार्बन इसी के रिंग के अंदर रहता है, लेकिन पांचवा जो कार्बन होता है ये क्या होता है? रिंग के बाहर हो जाता है, जिसे हम लोगों ने जैसे यहाँ देखें इस पे CH2 और इसी से हमारा O यहाँ यानी H3PO4 जो हमारा फास्फोरिक एसिड है यह इसी से जुड़ना है इसको। तो आइए देखते हैं ये कैसे हमारा जुड़ रहा है। देखें और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बातें हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें हम आपको यहाँ बता देते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ हमारा ये पहला कार्बन है, ठीक है, कार्बन नंबर 1 है और आप जानते हो कि यहाँ OH होगा। तो यहीं से पानी का लिबरेशन होगा। जब एक नाइट्रोजनस बेस यहां से जुड़ेगा तो ये एक निकल जाएगा और यहां पे क्या जुड़ जाएगा? सपोज कर लीजिए हमने एडेनिन जोड़ दिया, तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड बना, इसके बारे में हम लोगों ने बातें की थी। यहां हमारा बना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक। अब हम देखें दूसरे कार्बन पे हमारा जो है H और H है, यहाँ पे यहाँ O एक गायब हो गया है, इसीलिए डीऑक्सीराइबोज है, इस प्रकार का शुगर है, पेंटोज है। और यहाँ तीसरे पे हम जाते हैं तो हमारा OH है, ठीक। और यहाँ ऊपर में H है, आप जानते ही हो। चौथा कार्बन इसके अंदर रिंग में है और पांचवा हम जानते हैं कि ऊपर की ओर जाता है। अब देखें होता क्या है। एक हमारा ये बन गया, ये हमारा हुआ न्यूक्लियोसाइड। यहां से लेकर के यानी जो हमारा बेस है और जो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, ये हम लोग का क्या हो गया भाई? न्यूक्लियोसाइड। इसके बारे में हम लोगों ने बातें की। ये न्यूक्लियोसाइड हो गया और जैसे ही इसमें फास्फेट समूह यानी फास्फोरिक एसिड जुड़ता है तो अब यहां से लेकर के यहां तक जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा? ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक। तो यह भी आप जान लीजिए। इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है यानी जो हमारा ये शुगर है, यहां देखिए ये बहुत मौज में है, खुश है। यहाँ देखिए
इसको थोड़ा सा खुश बना देते हैं। देखिए भाई, ये बहुत खुश है बेचारा, ठीक है, ये बहुत खुश है। अब ये इसका एक जो है कार्बन नंबर 5वां जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसके पहले हम लोगों ने बात की है कि यह चूंकि अल्कोहल ग्रुप है, यानी इसके अंदर ये अल्कोहल है और इसके अंदर ये आप जान रहे हैं कि फास्फोरिक एसिड ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है, तो अल्कोहल नहीं है। भले आपको OH दिख रहा हो लेकिन अल्कोहल नहीं है। तो इसके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को हम लोगों ने बताया था एस्टर बॉन्ड, ठीक। इसके बीच में एस्टर बॉन्ड बन गया, ये बात तो आप जानते हैं। अब हम लेते हैं सेकंड न्यूक्लियोटाइड को। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखें, अब एक न्यूक्लियोटाइड ये हमारा हो गया भाई, सपोज कर लीजिए। अब दूसरे न्यूक्लियोटाइड को हम ले लेते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा है दूसरा न्यूक्लियोटाइड। चलो भाई, इसको भी हम ले लेते हैं, दूसरा न्यूक्लियोटाइड। चलिए देखिए, दूसरे न्यूक्लियोटाइड में वही कहानी होगी। हम जानते हैं कि यहाँ जो कार्बन नंबर 1 है, इसी से जो है एडेनिन या क्षार को जोड़ना है। कार्बन नंबर 1 से ही अगर प्यूरिन है तो उसका 1379 बताया था, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कार्बन नंबर 1 का 9 नंबर से रिएक्शन होगा। पैरिमिडीन में हम लोग जानते हैं, प्यूरिन में जानते हैं कि 9 मेंबर होते हैं, उसका 9वां नंबर का जो नाइट्रोजन होगा उससे कार्बन नंबर 1 का मिलन होगा। और अगर ये पैरिमिडीन हुआ तो कार्बन नंबर 1 ही रहेगा पेंटोज शुगर का, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे नाइट्रोजन नंबर 1 का जुड़ जाएगा, क्योंकि उसमें 6 मेंबर होते हैं। उसके बारे में हम लोग बातें की हैं। तो ये यहाँ से जुड़ गया, यहाँ बन गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसका भाई। चलो, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है। चलिए, यहाँ OH हमने ले लिया, ठीक। और इसका कार्बन नंबर ये 5 से आप जान रहे हो कि यहाँ हमारा क्या हुआ, ये CH2 जुड़ा हुआ है। आप H इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, और ये हमारा एक फास्फेट ग्रुप हमारा जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे फास्फोरिक एसिड हो जाएगा। चलिए, यहाँ हमने जोड़ दिया। चले भाई, अब यहाँ देखें, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है, ये बहुत मौज में है, और एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ भी है, यह भी मौज में है। देखें, ये मौज कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, बड़े दोनों खुश हैं। होगा क्या, आप देखो, थोड़ी सी बातें ध्यान से देखो। इसके पैर में बेचारा का तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे OH है और एक में H ही है, तो पैर तो इसका डिस्टर्ब हो गया। क्यों भाई, ये मैं न्यूक्लियोटाइड की यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसका पैर थोड़ा सा लंगड़ा हो गया बेचारा। अच्छा, यह भी, इसका भी थोड़ा लंगड़ा है। यहाँ भी देखो भाई, यहाँ भी, यहाँ H है तो H ही है, OH यहाँ से गायब है। तो अब देखें होगा क्या, जो ये फास्फेट ग्रुप है, यानी ये ग्रुप, ये बहुत परेशान है, ये मानने वाला नहीं है। ये इसके देखिए, इसका एक हैंड तो इधर बच गया भाई P से, और एक इधर बच गया, लेकिन ये जो फास्फेट ग्रुप है इसको चैन नहीं है, ये परेशान है। ये चाहता है कि एक हाथ तो इधर इसका बंधा हुआ है, ये चाह रहा है कि हम इधर भी पकड़ लें। तो देखिए क्या करता है ये। अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, यानी एक हाथ इधर पकड़ा है, एक हाथ इधर पकड़ना चाहता है। तो इसका मतलब अब क्या होगा भाई, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यह इसके साथ, यानी H जो है ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो देखें अब कैसे बन जाएगा, इसको यही देख लेते हैं। यहाँ से हमारा H निकल गया, H तो H2O क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हमारा पानी रिलीज हो जाएगा, ठीक। H2O बाहर निकल गया। अब H2O जब बाहर निकल गया तो इन दोनों के बीच में एक बताओ, ये बॉन्ड बना कि नहीं बना भाई। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ये O हो गया, और यहाँ से देखिए ये बॉन्ड बन गया। तो एक बॉन्ड बना। अब आप देख रहे हैं कि एक बॉन्ड यहाँ बन गया, इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बॉन्ड बना है। अब इस बॉन्ड को हम क्या कहें, तो यहाँ देख रहे हैं तो ये तो फास्फेट है भाई, फास्फेट और कार्बन के बीच में ही यहाँ बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ 5वें के बीच में बना था,
और ये फास्फेट और इसमें में ही बन रहा है, तो ये भी एस्टर ही है, क्योंकि भाई इसके OH, यहाँ भी OH था, भी आपने देखा, और इसका जो H था, ये आपस में मिले हैं, तो यहाँ एस्टर बॉन्ड ही बन रहा है। चूंकि एस्टर बॉन्ड यहाँ भी बन चुका है, एस्टर बॉन्ड एक और है, तो इसको हम फास्फो, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट, फास्फो डाइएस्टर, क्योंकि एक एस्टर तो यहाँ बन गया भाई और एक एस्टर यहाँ बन गया, इसीलिए इसका नाम है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये बॉन्ड बहुत ही मजबूत होते हैं, इसके वजह से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाता है। अब ये एक बात मार्के की ध्यान देने वाली है, इसमें हम लोग यह भी देखेंगे कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम का क्या मतलब है कथन, और कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे। आप यहाँ ध्यान से देखिए, एक हमारा न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ गया, ये बात तो आपके समझ में आ रही है, और इनके बीच जो बॉन्ड बना, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना, यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, और इनके बीच में फास्फोएस्टर बॉन्ड बना और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। अब हम देख क्या रहे हैं कि ये जो हमारा पहला न्यूक्लियोटाइड है, इसका जो फास्फेट ग्रुप है, ये क्या है भाई, इधर तो कोई और आगे न्यूक्लियोटाइड है नहीं, ये स्वतंत्र है कि नहीं स्वतंत्र। ये जो ग्रुप है, इसका जो रिएक्टिव ग्रुप है, जो जिसके पास जितना ही रिएक्टिव ग्रुप होगा वो उतना ही खुराफाती होगा, उतना ही रिएक्शन करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रिएक्टिव ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप क्या है, ये फ्री है। तो चूंकि ये 5 वाले कार्बन से जुड़ करके फ्री है, इसको 5 प्राइम कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि ये पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का तीसरे कार्बन का मिलन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन से जुड़े फास्फेट से हो रहा है। तो यानी यहाँ पे 5वां फ्री है। अब यहाँ देखिए, इसका तो 5वां यहाँ बच गया भाई, ये तो इसका बॉन्ड बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका तीसरा वाला जो ग्रुप है, यह OH, पुनः आप देख रहे हैं ये क्या है, ये फ्री है, इसके नीचे और कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये फ्री है, इसलिए यह इसको 3 प्राइम कहते हैं। तो ये 5 प्राइम यानी रिएक्टिव ग्रुप इसका ये दर्शाता है कि 5 वाला ऊपर वाला, यानी इसका जो फास्फोरिक एसिड है, यानी फास्फेट का जो ग्रुप है वो स्वतंत्र है, यानी ऊपर में कोई नहीं है, ये रिएक्टिव रहेगा, और नीचे वाला इसका फ्री है, यह स्वतंत्र है। ठीक है, और आप यह भी देख रहे हैं कि यहाँ H है, यहाँ कोई रिएक्टिव ग्रुप नहीं है, इसीलिए तो DNA इज मोर स्टेबल देन RNA बिकॉज देयर इज नो रिएक्टिव ग्रुप प्रेजेंट इन द DNA। इसमें आप देख रहे हैं कि OH नहीं है, रिएक्टिव ग्रुप अब बच जाएगा, अभी हम लोग देखते हैं। तो ये बात आप समझ गए कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ गया, तो इसके बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। इसी तरह से अगर आप नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड लेंगे तो क्या होगा, अगर सपोज कर लीजिए कि अगर आपने यहाँ एक और न्यूक्लियोटाइड ले लिया, तो इसका क्या होगा भाई, इसकी भी तो वही कहानी होगी, इसकी भी वही कहानी होगी। अब इसका क्या करेगा, ये CH2 आप देख रहे हैं इधर की ओर जाएगा, ये हमारा P हो गया, अब देखिए OH हो गया, फिर इसका जो हमारा ये जो P बनेगा, ये अब क्या करेगा, फिर इससे कंबाइन करेगा, क्यों करेगा कि नहीं करेगा, ये भी बनेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, और ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड हमारे, फिर इसका आप देखेंगे कि 3 जो है वो OH खाली हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियोटाइड हमारे जुड़ते चले जाते हैं। तो यह बात आप समझ गए कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के माध्यम से जुड़ता है, और इसी के कारण यह पॉलीमराइजेशन होता चला जाता है, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते चले जाते हैं, और जब ये जुड़ते चले जाते हैं तो हमारे न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। अगर यह राइबोज प्रकार का शुगर है, मान लीजिए OH है, यहाँ पे OH अगर दिया है, यहाँ पे OH दिया है, तो ये राइबोज प्रकार का शुगर बनेगा, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड बनेगा, यानी ये जो बॉन्ड बनेगा अकेला बनेगा तो राइबोन्यूक्लिक एसिड बनेगा भाई, यानी OH रहेगा यहाँ तो। लेकिन हमने क्या किया, H की बात किया है, तो आप जान रहे हैं कि यह जब हमारा DNA होता है वो डबल हेलिक्स होता है, अभी उसको हम लोग देखते हैं। तो डबल हेलिक्स में यानी इसका मतलब, और एंटी पैरेलल होता है, ये न्यूक्लियोटाइड जो है एंटी पैरेलल होते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो जैसे 5 प्राइम और 3 प्राइम की बात आप समझ गए होंगे कि यानी इसका मतलब फास्फेट ऊपर की ओर इसका स्वतंत्र है, इसीलिए इसको 5 प्राइम कहते हैं,
और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का यह तीसरा वाला OH ग्रुप फ्री है, इसीलिए इसको 5 प्राइम 3 प्राइम कहते हैं, यानी ऊपर का उधर फ्री है और नीचे का इसका OH फ्री है। तो ये बात आप समझ गए। फास्फोडाइएस्टर बांड बन गया, ग्लाइकोसिडिक बांड बन गया, फास्फोएस्टर बांड बन गया, न्यूक्लियोटाइड बना, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए, पॉलीमराइज हो गए, तो एक स्ट्रैंड हमारा बन गया। ये हमारा हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और हमने इस RNA की बात की। अब हम DNA की जब बात करेंगे तो डबल स्ट्रैंडेड होता है और एंटी पैरेलल होते हैं। तो आइए देखते हैं एंटी पैरेलल वाला स्ट्रक्चर। चलिए, एंटी पैरेलल का मतलब उल्टा हो जाएंगे भाई। चलो इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे आप देहात में सुने होंगे कि एक खेल होता है, उसमें बस गड़ौआ बोलते हैं उसको, यानी बांस गाड़ते हैं, यानी क्या करते हैं, सिर ऊपर है तो सिर नीचे कर देते हैं, पैर ऊपर कर देते हैं, बस गड़ौआ बन जा। तो सिर हो गया हमारा नीचे और पैर हो गया ऊपर। और इसी तरह से शीर्षासन भी आप देखे हैं, शीर्षासन भी होता है, सिर को हम नीचे कर देते हैं, पैर को ऊपर कर देते हैं। तो वही कहानी अब यहाँ होने जा रही है। ये बेचारा ऐसे है तो अब ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा। तो देखो भाई, ये शीर्षासन पे चला गया। तो अब शीर्षासन पे चला गया ये बेचारा, तो देखो अब क्या, अब मौज में अब भी है, ये शीर्षासन में तो है लेकिन मौज कर रहा है बेचारा। ओ, ये हमारा ऑक्सीजन है, आप जानते हो। तो शीर्षासन में चला गया। अब इसकी नंबरिंग थोड़ा सा आप कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, और आप जानते हो कि पांचवा हमारा इससे बाहर होता है। तो पांचवा हमारा ग्रुप क्या होगा भाई, CH2O, और ये हमारा P है, फास्फेट ग्रुप। अब देखिए क्या होता है इसमें, ठीक, वो यह जुड़ गया। तो एक हमारा ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, उल्टा हो गया। तो हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, 1 कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 पे आप देखिए OH यहाँ पे फ्री है, ठीक। अब तीसरे पे हम देख रहे हैं, चौथा जो हमारा आया CH2O और CH2O और P और OH, इसका मिलन हो गया आपस में, ठीक। एक न्यूक्लियोटाइड हमारा हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड न्यूक्लियोटाइड, एक और न्यूक्लियोटाइड ले लेते हैं भाई। चलो, ये भी बेचारा क्या है, शीर्षासन में है ना, ये भी जो है शीर्षासन कर रहा है, बस गड़ौआ बन गया है, देखिए इसको। लेकिन बेचारा है खुश, मौज में है, खुशी है, बस गड़ौआ बने हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। चलिए, तो इसको भी बस गड़ौआ बना देते हैं भाई। देखो अभी ये क्या करेगा बेचारा। चलो, ठीक, ये भी खुश है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां से हम नंबरिंग कर रहे हैं कार्बन की, 1 2 3 4, और कार्बन नंबर 5 आप जानते ही हो कि बाहर होता है इसके, तो CH2। चलिए, और इसको हमने एक फास्फेट ग्रुप दे दिया, यानी फास्फोरिक एसिड का यहां मिलन करा देते हैं। चलिए, अब देखिए होगा क्या, ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड, ये इसके उल्टे हो गए न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे अब क्या बनेगा, अभी आप देख रहे हैं कि तीसरा, और यहां पे पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पांचवा फास्फोरिक का जो है आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये पांचवा का जो फास्फेट ग्रुप है, यानी फास्फोरिक एसिड है, OH है, तो पांचवा और तीसरा का मिलन यहां भी हो रहा है। यहां ध्यान दीजिए, वही कहानी यहां भी है। इसका H ये आपस में क्या करेंगे भाई, ये आपस में संयोग करेंगे, ठीक है। देखिए, पांचवा, इसका पांचवा था और इसका तीसरा था, यहां भी पांचवा था और तीसरा था, लेकिन ये सीधा था और ये क्या हो गया, उल्टा हो गया है। तो उल्टा होने के कारण अब यहाँ पे भाई बांड बना कि नहीं बना, देखो। तो यहां से पानी क्या होगा भाई, यहां से H2O निकल जाएगा, ठीक। तो जब H2O निकल जाएगा तो यहां भी क्या होगा, बांड बन जाएगा, ठीक। तो यहां पर भी वही बांड, यानी यहां पर भी देखिए, यानी फास्फोडाइएस्टर बांड यहां भी बन गया, ठीक। यहां भी क्या बन गया भाई, फास्फोडाइएस्टर बांड, ठीक। तो फास्फोडाइएस्टर बांड इनके बीच में भी बन गया। तो ये न्यूक्लियोटाइड उल्टे थे, तो इनके बीच में तो बांड बन गया, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 आप देख ही रहे हो, कार्बन नंबर 1 यहां से भाई ये हमारा एडेनिन जुड़ा हो या ग्वानिन जुड़ा हो, या मान लीजिए यहां से थाइमीन हम जोड़ दे रहे हैं, और यहां से मान लीजिए हम साइटोसिन जोड़ ले रहे हैं, ठीक। तो ये कार्बन नंबर 1 पे
वो नाइट्रोजनस बेस जुड़ता ही है, आप जानते ही हो, चाहे वो प्यूरिन हो चाहे पैरिमीडिन हो, उसको जुड़ना ही जुड़ना है। अब देखिए हुआ क्या, यहां तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। अब ये क्या होता है, जब ये चेन इस तरह से हो जाती है तो अब इनके बीच में भी बॉन्ड बनता है। देखिए एडेनिन थाइमीन से जुड़ता है। हम लोगों ने चारगाफ रूल पढ़ा था कि एडेनिन क्या होता है, थाइमीन से जुड़ता है, और ग्वानिन हमारा, यहां मान लीजिए हम यहाँ ग्वानिन ले ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ साइटोसिन ले ले रहे हैं, तो ग्वानिन और साइटोसिन आपस में जुड़ते हैं, तो इस तरह से इनके बीच में भी एक बॉन्ड बन जाता है। और यह जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। तो ये वीक होते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में आपस में मिलन इधर है और इधर है, और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में एंटी पैरेलल है, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं, और दो स्ट्रैंड बना करके हेलिकल स्ट्रक्चर बना करके कॉइलिंग कर रहे हैं। और इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा डबल हेलिक्स बन जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बना हमारा डीएनए है, और यह भी आप देख रहे हैं कि एडेनिन और थाइमीन से जब भी जुड़ता है तो इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अभी हम लोग आगे देखते हैं इसके डीएनए के मॉडल को। इसको याद करने का तरीका यह है कि आप जानते हैं कि ए बी सी, जब भी आपको भूले, जब भी कंफ्यूजन हो, तो सी आप जानते हो कि 3 नंबर का लेटर है, सी जो है 3rd नंबर पे आता है, तो 3rd बॉन्ड तत्काल याद हो जाएगा, दिमाग में क्लिक कर जाएगा। तो ये है हमारा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की कहानी, ग्लाइकोसिडिक की कहानी, न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोसाइड की, और इनके न्यूक्लियोटाइडों को आपस में जोड़ने की कहानी, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से कैसे हमारा आरएनए बना, कैसे हमारा डीएनए बना। हमारे समझ से ये बातें आप समझ गए होंगे। इसी को शॉर्टली और आइए थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। एक और चीज तरह बिना ऐसे स्ट्रक्चर के हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये हमारा है भैया, क्या है आप ध्यान दीजिए, ये है हमारा शुगर, ठीक, शुगर साहब है। चलो भाई ये मौज में है, 3 हमने ले लिया, और ये उल्टा हो गए, बस गड़ौआ बन गए, शीर्षासन में चले गए भाई। अब क्या होगा इसका, आप जानते हो कि पहले नंबर कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बाहर होता ही, आप जानते ही हो। तो ये नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस से यहाँ जुड़ जाएंगे। क्या होगा, अगर एडेनिन है तो वो थाइमीन से जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से, जैसे एडेनिन हमने यहाँ कर दिया, ठीक, यहाँ हमने थाइमीन कर दिया। और मान लीजिए हमने यहाँ साइटोसिन ले लिया, तो यहाँ ग्वानिन कर देते हैं भाई, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और ये लोग जो है इनके बीच में आप देख रहे हैं कि ये यानी 1 2 3 इधर से हम चल रहे हैं, 1 2 3 4 5वां आप देख रहे हो कि ये 5वां इधर बजा हुआ है, लेकिन इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 5वां इधर इसका बच गया बेचारे का। और फिर वही कहानी इसकी 1 2 3 4 और 5वां इधर आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, यहाँ इसका फ्री हो जाएगा बेचारे का उल्टा वाले में, ठीक। और इधर आप देख रहे हैं कि ये इसका 3 वाला फ्री रहेगा, तो 3 प्राइम 5 प्राइम हो गया, इधर 5वां जो है इधर आप फ्री है, तो 5 प्राइम 3 टाइम हो गया। तो आप 5 प्राइम 3 टाइम और 3 टाइम 5 टाइम, हमारे समझ से क्लियरली आप समझ गए। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कैसे आपस में न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होकर के डीएनए का निर्माण करते हैं। तो हमारे समझ से ये बातें आपके समझ में आ गई हैं। अब हम चलते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की तरफ। अब आइए हम लोग डीएनए का हेलिकल मॉडल देखते हैं, किसने दिया और वो कैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आइए शॉर्टली इसको समझाते हैं, इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को पहले देखें। शॉर्ट में याद करिएगा, एफएम टीवीसी, एफएम टीवी से नाज्म सुनो,
बस एफएम टीवी से नाज़्म सुनो, एफएम टीवी से नाज़्म सुनो। तो एफएम टीवी से नज़्म सुनो, इससे हमारा देखें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बड़े आसानी से याद हो जाएगा। एफएम से हमने कोरिलेट किया है एन को, ठीक, और टी से हमने दिया है जेड को, और वीसी से हमने लिया है यम को लिया है, ठीक है। बीबीसी से एफएम टीवी से नज़्म सुनो। अब देखिए एफएम का मतलब हमने शॉर्ट में क्या यहां किया, एफएम का मतलब फ्रेडरिक मिक्सचर, याद आया कुछ? फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या किया, N इज इक्वल टू न्यूक्लिक एसिड कहा, वेरी इंपॉर्टेंट। एफएम से हमारा N से क्या कन्वर्ट करेंगे, फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को न्यूक्लिक एसिड कहा। और जेड से हम चलते हैं टी फॉर, टी इज इक्वल टू हम यूज करेंगे टर्म, यानी न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया था, तो टर्म देखें जेड से हमने लिया है जैकार्ड्स, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था। और वीसी से हम ले रहे हैं, वीवीसी से हम लेंगे, आप जानते हो कि वाटसन, विल्किंसन एंड क्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीसी से, बी से हम वीसी से हमने लिया, वाटसन लिया, विल्किंसन लिया और क्रिक लिया, यानी वाटसन, क्रिक एंड विल्किंसन ने क्या किया, यम से हमने यूज किया है मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल ऑफ डीएनए। और आप जानते हो कि इसी मॉडल ऑफ डीएनए के लिए नोबेल प्राइज विनर है ये, नोबेल प्राइज विनर 1962 में नोबेल प्राइज इन वैज्ञानिकों को दिया गया। तो ये तो रहा हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ डीएनए, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, इसके बारे में हमने बात की। आइए अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखा कि किस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड है वो पॉलीमराइज हुए, और आफ्टर पॉलीमराइजेशन किस तरह से बॉन्ड बना और वो डीएनए का निर्माण हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे जो वाटसन एंड क्रिक साहब ने डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो कैसे दिखता है, आइए इसको देखते हैं। देखें विल्किंसन, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का हेलिकल मॉडल दिया। इन्होंने कुछ बातें बताई, इन्होंने ये कहा कि ये डबल हेलिक्स होता है। अब देखिए पहली बात इन्होंने कहा कि डबल, और हम जानते हैं कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल विच ट्रांसमिट पेरेंट कैरेक्टर टू इट्स ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिता के गुणों को उसके संतान में डीएनए ले जाने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और इट इज मोर स्टेबल देन आरएनए। अभी हम लोग देखते हैं, तो इन्होंने क्या किया, बताया इन्होंने कि डबल हेलिक्स है, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक। इन्होंने कहा कि डीएनए, जो हमारा डीएनए है जिसे हम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इन्होंने ये कहा कि कैसा दिखता है, अभी हम लोग देख रहे हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक। और जो हेलिक्स है वो एंटी पैरेलल, नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये भी बात इन्होंने बता दिया, एंटी पैरेलल हैं। और तीसरी बात तो इन्होंने बताया कि एडेनिन में थाइमीन से जुड़ेगा और इसके अंदर हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा।
सी से मैंने आपको रिलेट करा दिया कि सी हमारा थर्ड लेटर होता है। जहां कहीं भी भ्रम हो कि साइटोसिन और ग्वानिन में कितने बांड हाइड्रोजन बांड बनते हैं, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन बांड एडेनिन और थाइमिन या 3 बांड किस में पाए जाते हैं, एडेनिन या थाइमिन में, साइटोसिन या ग्वानिन में। तो जहां भी साइटोसिन और ग्वानिन की बात आए, सी जैसे ही दिमाग में क्लिक करे आपको 3, सी तीसरे नंबर पे है भाई, थर्ड लेटर पे आता है। तो जैसे ही वो आप थर्ड बांड को रिकॉल कर लेना। तो ये हमारा है एडेनिन से थाइमिन जुड़ेगा और साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ेगा। यह बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात इन्होंने बताया कि जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे, ये बेचारे डरते हैं। बेस हाइड्रोफोबिक होंगे, फोबिक। तो हाइड्रास इज इक्वल टू वाटर और फोबिस मीन्स डरना, पानी से डरते हैं, इसीलिए क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोफोबिक होंगे। तो क्या होंगे भाई, इनर साइड की तरफ छुप जाते हैं। जो डरेगा वो अंदर ही तो रहेगा, इनर साइड में आते हैं। पांचवी बात, इनका जो बैकबोन बनता है, बैकबोन यानी जो रीढ़ की हड्डी बनेगी, जिससे यह बनेगा, वो क्या होगा, शुगर एंड फास्फेट। शुगर एंड फास्फेट का बैकबोन बनता है। ये बात इन्होंने बता दिया। यह भी बात बता दिया कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मतलब यह है कि पहला न्यूक्लियोटाइड का अगर ऊपर वाला 5वां जो है स्वतंत्र है तो 5 प्राइम कहेंगे, नीचे उसका OH ग्रुप यानी रिएक्टिव ग्रुप है स्वतंत्र नीचे की तरफ है 3 प्राइम कहेंगे। एक हमारा स्टैंड है, ये डबल स्टैंड होता है, और ये एक उल्टा इसका अभी हम लोग देखा कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये दो जो है हमारे निकल करके आते हैं। और बैकबोन की बात हम लोगों ने कर ही लिया। इसके अलावा जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, ईच न्यूक्लियोटाइड अब हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, 36 अंश का कोण बनाता है। और एक जो टर्न होगा, वन टर्न ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वन टर्न जो इसका हेलिकल स्ट्रक्चर का होगा वो 360 अंश का होगा। यह भी हम लोग जानते हैं। 9वीं बात ध्यान रखिएगा कि एक टर्न में जो बेस होंगे, बेस पेयर होंगे, वो क्या होंगे, 10 बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। अभी हम लोग देखते हैं इसको, यानी 20 न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। अच्छा, इनकी वृत्त अगर देखेंगे, 10वीं बात मैं यहां बता देता हूं, इनके बीच की जो वृत्त है, वृत्त यानी जो चौड़ाई है, वो क्या है भाई, 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये रहा हमारा कुछ बातें जो डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के क्रम में है। यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। नाइट्रोजनस बेस जो है हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए अंदर की तरफ होते हैं, और जो इसका शुगर फास्फेट का बैकबोन बनता है वो बाहर की तरफ रहते हैं। 5 to 3 प्राइम एंड और 3 to 5 प्राइम एंड की बात किया। इस न्यूक्लियोटाइड जो है 36 अंश का टर्न लेता है, और इसीलिए देखते हैं एक टर्न में वो 360 अंश का होगा। और ये बेस पेयर जो है, इसमें 10 बेस पेयर होते हैं या 20 न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपके, या और इसकी चौड़ाई जो है 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब देखिए इन्होंने बताया मॉडल कैसे दिया। इन्होंने ये कहा कि एक जो हमारी, सपोज कर लीजिए कि सिंगल सी एक्सिस है, ठीक है, ये देखिए सिंगल, इन्होंने कहा कि एक एक्सिस के अराउंड, ये बिल्कुल जो है एक एक्सिस के अराउंड ये जो हमारा डीएनए होता है, ये देखते हैं, ये डीएनए इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए होता है हमारा एक एक्सिस के अराउंड क्वाइल्ड हो जाते हैं, और ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा एक्सिस है, सपोज कर लीजिए ये हम एक्सिस ले रहे हैं, तो इन्होंने ये बताया कि ये जो हमारा डीएनए होगा इस तरह से एक एक्सिस के चारों तरफ इस तरह से मुड़ जाता है।
देखिए, ठीक, ये मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया। और दो इसका दूसरा स्ट्रैंड होगा, वह क्या होगा, देखिए, ये एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं भाई, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, एक एक्सिस हो गई, और एक्सिस के चारों तरफ ये इसके स्ट्रैंड हैं। अब देखें ये दोनों जो स्ट्रैंड हैं भाई, ध्यान से देखिए, ये जो हमारा स्ट्रैंड है अभी ये क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया भाई, और ये हमारा क्या हो गया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो यहां से देखिए, एक जो टर्न है यहां से लेकर के, आप इसको ऐसा नहीं करना कि एक ही यहां से ले लेना, नहीं, आपको यहां से लेकर के यहां तक एक टर्न आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। 365 डिग्री इसका एक टर्न होता है। अब देखें, इसमें 10 पेयर बेस लगे होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इसी तरह से इधर भी लगे रहते हैं, जैसे ये हमारा स्टैंड हो गया, देखिए ये स्टैंड हो गया, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, ये और इसके सामने होते हैं भाई, एक दूसरे के ये सामने होते हैं, देखें। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है 10 है, इसमें कितने हैं टोटल न्यूक्लियोटाइड, 10 हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि एडेनिन के सामने हमेशा ये थाइमीन आएगा, और ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा। साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड इसमें बनता है, इसमें डबल बॉन्ड बनता है। इस तरह से ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने बीटा डीएनए को दे करके दिखाया हमको, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और यही इन्होंने बताया कि इसमें 10 पेयर ये बेस आपको दिख रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंटी पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनके बीच में जो चौड़ाई इन्होंने बताई, यही जो है 20 एंगस्ट्रॉन का बता दिया, ठीक। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर इनके बीच में ये न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं, इन न्यूक्लियोटाइडों के बीच में ये जो बेसेस दिख रहे हैं, ये जो बेस, इनके बीच में जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन या इसी को 3.4 के करीब होता है एंगस्ट्रॉन, और इसको 10 से भाग दे देंगे तो 0.03 के करीब हो जाएगा। तो ये है हमारा न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो सीरीज है वो आपस में कैसे एंटी पैरेलली कॉइल्ड है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो ये रहा हमारा डीएनए। अब आइए शॉर्टली जो है हम डीएनए के कार्य को देखते हैं, शॉर्टली हम आपको समझाते हैं मेन काम। देखिए, एक ट्रिक हम आपको बताते हैं जिससे आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा। ट्रिक कुछ नहीं आपको रखना है, रस्ट याद कर लेना है बस, रस्ट वर्क ऑफ डीएनए। डीएनए का कार्य अगर याद करना है तो रस्ट याद कर लेना भाई। पहली बात, आर से हमने क्या लिया, आरएस का मतलब आरएनए सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंथेसिस क्या करेगा, आरएस से आरएनए सिंथेसिस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। डीएनए हमारा क्या होगा, आरएनए की सिंथेसिस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। दूसरा काम क्या होगा, यस फॉर हम ले रहे हैं, यस इज इक्वल टू स्टेबिलिटी, स्टेबल। आप जानते हो कि बायोलॉजिकली मोर स्टेबल देन आरएनए, क्योंकि आरएनए में एक रिएक्टिव ग्रुप OH है, लेकिन यहाँ पे OH नहीं है, यह H पाया जा रहा है, इसीलिए लेस रिएक्टिव है। तो जो कितना ही कम रिएक्टिव रहेगा वो उतना ही स्टेबल रहेगा, और जो जितना ही रिएक्टिव रहेगा, खुराफाती रहेगा, उसके ज़िंदगी में तो वैसे ही जान रहे हैं कि अनस्टेबिलिटी आनी है। तो इसीलिए हमारा डीएनए जो है स्टेबल होता है। इसके अंदर आपने देखा कि OH ग्रुप एक नहीं था, H था। कार्बन नंबर 2 की जो कहानी हमने सुनाई थी, वहाँ पे आपने देखा कि इसीलिए डीएनए जो है आरएनए की तुलना में मोर स्टेबल होता है। यह बात हम लोग जानते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए करेगा,
स्टेबिलिटी लाएगा और साथ ही साथ एक काम और करेगा, ये बायोलॉजिकली स्टेबल होता है। ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट, टी इक्वल टू यूज किया हमने, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक, तो ये हमारा क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो इसके कार्य हैं वो आरएनए की सिंथेसिस करना, स्टेबिलिटी को प्रदान करना और साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट डीएनए कैसे बनता है, इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, और ये भी हमने देखा इसके कार्य क्या है, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है, और इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात की। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।